साम्यता की जो कॉन्सेप्ट है, इक्विटी हम लोग जिसको कहते हैं, इसमें ये एक बात है जनरली, ये न्यायाधीशों के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा या जजेस के द्वारा ही बनाया गया एक कानून होता है जनरली। जैसे मान लीजिए न्याय की व्याख्या जो भी जुडिशरी करेगी वो कानून हो जाएगा। साम्यता की कॉन्सेप्ट तब आती है जब कोई न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर कोई निर्णय दे, जहां पर कानून मौन हो, विधि मौन हो, और न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर किसी निर्णय को दे, तब वहां पर साम्यता की कॉन्सेप्ट को हम लोग लागू करते हैं। जैसे मान लीजिए क्षतिपूर्ति करनी है किसी की, तो क्षतिपूर्ति का अनुपात क्या होना चाहिए, ये तो कानून में तो नहीं लिखा हुआ। कानून में केवल क्षतिपूर्ति की बात हो सकती है। तो जब कानून में क्षतिपूर्ति की बात ना हो, यानी कानून कहीं पर मौन हो, और न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर कोई निर्णय करे, तब वो साम्यता के सिद्धांत का प्रयोग करता है। वो निर्धारित करता है कि किसको क्या मिलना चाहिए। क्षतिपूर्ति मान लीजिए किसको किस अनुपात में होनी चाहिए, वो एक चीज। दूसरी चीज, इससे जुड़े हुए कई विधि नियम हैं। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट इसी से जुड़ा हुआ विधि नियम है हमारे यहाँ। सॉरी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी से जुड़ा हुआ विधि नियम है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लागू करते हुए यही देखते हैं कि मान लीजिए अगर किसी संविदा संविदा का उल्लंघन हुआ, तो किसने उल्लंघन किया और उससे उल्लंघन से किस पक्ष को कितनी हानि हुई। जिस पक्ष को जितनी हानि हुई उस पक्ष को उतना ही लाभ मिलना चाहिए। तो ये निर्धारण करने का काम न्यायाधीश का है। वो साम्यता के सिद्धांत का प्रयोग करता है। इसका मतलब साम्यता का सिद्धांत वो सिद्धांत है जिन्हें न्यायाधीश अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और न्याय की भावना के अंतर्गत लागू करते हैं। इसे हम लोग साम्यता का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये चीज? चलो लिखो, फिर से समझना। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, साम्यता न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित या निर्मित, कहिए न्यायाधीशों द्वारा निर्मित एक विधि है। इक्विटी इज अ लॉ, इक्विटी इज अ लॉ formed by जजेस, जहां कानून, जहां विधि मौन हो, जहां विधि मौन हो, तब विधि की व्याख्या करते समय, तब विधि की व्याख्या करते समय समानता के सिद्धांत के अंतर्गत, समानता के सिद्धांत के अंतर्गत न्यायाधीश साम्यता की संकल्पना को रखता है। न्यायाधीश साम्यता की संकल्पना को रखता है। When the law is silent, when the law is silent, when की जगह where लिखिए, where the law is silent, then judge use the concept of equity, then judge use the concept of equity when delivering the justice, when delivering the justice according to the theory of equality, according to the theory of equality। ठीक है, साम्यता को लेके आना ही वहां पड़ेगा जहां पर समानता का सिद्धांत हो। साम्यता और समानता दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
साम्यता जहां समानता होगी वहां साम्यता भी होगी, यानी जहां इक्वालिटी होगी वहां इक्विटी भी होगी। तो सामान्यतः समानता के सिद्धांत को लागू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये नेचुरल लॉ का पार्ट भी है। तो साम्यता सामान्यतः प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आती है, या साम्यता के सिद्धांत को हम लोग प्राकृतिक विधि से जोड़कर भी देखते हैं। ठीक है, तो आप इसमें इस चीज को लिख लीजिए। चलो पहले तो उदाहरण लिख लो इसका। अनुबंध की विधि या अनुबंध विधि साम्यता के सिद्धांत पर ही आधारित है। अनुबंध विधि साम्यता के सिद्धांत पर ही आधारित है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन the concept of equity अब यहां पर नोट करके लिखिए, साम्यता का सिद्धांत प्राकृतिक विधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्राकृतिक विधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी या थ्योरी ऑफ इक्विटी is being included under the concept of natural law, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि प्राकृतिक विधि क्या होती है। फिर से बताता हूं, प्राकृतिक विधि वो विधि है जो विवेक के ऊपर आधारित हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक रेशनल एनिमल है, एक रेशनल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन को एक रेशनल पर्सनैलिटी या रेशनल क्रिएचर माना जाता है। अपनी रेशनैलिटी का प्रयोग करते हुए, अपनी तर्कना शक्ति का प्रयोग करते हुए जब वो किसी निर्णय पर पहुंचता है, उस निर्णय को हम प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक विधि कहते हैं। जब साम्यता के सिद्धांत को वो लागू करता है तब वो अपने विवेक का ही प्रयोग करता है, विजडम का प्रयोग करता है, और ये निर्धारित करता है कि किसको क्या मिलना चाहिए। तो साम्यता का सिद्धांत प्राकृतिक विधि के अंतर्गत इसलिए शामिल किया जाता है या नेचुरल लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? जी सर। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। सर प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए, ये नेचुरल लॉ में कैसे इक्विटी वाला कंसेप्ट है? नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ क्या है ये बताओ पहले। यस सर। तुम्हें नहीं पता इसका मतलब? देखो, नेचुरल लॉ वो लॉ है जो विवेक के ऊपर आधारित हो। द लॉ विच इज बेस्ड ऑन रेशनैलिटी या तर्क के ऊपर आधारित हो, उसे हम लोग प्राकृतिक विधि कहते हैं, इज बीइंग कॉल्ड एज नेचुरल लॉ। जब कोई भी व्यक्ति कोई न्यायाधीश ही करेगा, इसमें ये पहली बात लिखी हुई है कि न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित विधि है ये। जब न्यायाधीश ऐसी किसी विधि का निर्माण कर रहा होगा तब वो ये देख रहा होगा, तर्क से कर रहा होगा, रेशनलिटी को लेके आ रहा होगा, अपनी विजडम का प्रयोग करते हुए कर रहा होगा कि किसको क्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में जब वो न्याय निर्णय करता है तब वो प्राकृतिक विधि के अंतर्गत करता है। इसीलिए साम्यता का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक विधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल से समझो।
मान लीजिए जैसे वो भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, लोग काम कर रहे थे, एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ और लोगों की मृत्यु हो गई। अब इसमें अब जब इसमें निर्णय होगा, न्याय निर्णय होगा, तो कॉम्पनसेशन किया जाएगा। जो फैक्ट्री है या सरकार है वो कॉम्पनसेट करेगी। किन लोगों को कॉम्पनसेट करेगी? जिनके अधिकारों का हनन हुआ। कौन कौन से अधिकारों का हनन हुआ? कुछ लोगों की तो मृत्यु हो गई, तो जीवन जीने का अधिकार चला गया। कुछ लोग शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो गए, तो उनका गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार चला गया। और कुछ लोगों को पर्यावरणीय क्षति हुई, उनका स्वस्थ रहने का अधिकार चला गया। अब जब न्यायाधीश निर्णय देगा तो ये 3 ग्रुप वो बना लेगा, और इन 3 ग्रुपों में जितनी क्षति जिसको हुई उस आधार पर पूर्ति करेगा। सबसे ज्यादा क्षति किसको हुई? जिसका जीवन चला गया। तो इसका मतलब जब जीवन जीने के अधिकार को वो देखेगा इसमें, तो जिनका जीवन चला गया उनको वो ज्यादा क्षतिपूर्ति देगा, एलिमनी वगैरह दी जाएगी। दूसरा फिर जो उनको देगा जो कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से वंचित हो गए, अपंग हो गए, कुछ और तरीके की परेशानी रही, दूसरे लेवल पर उनको कॉम्पनसेट करेगा। और तीसरे लेवल पर वो उन सभी लोगों को कॉम्पनसेट करेगा जो पर्यावरणीय क्षति के कारण हेल्थ का जो उनका अधिकार था वो उसका उल्लंघन हुआ। अब मैं ये सब चीजें आपको जो कह रहा हूं ये साम्यता के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ही कह रहा हूं। इसी सिद्धांत को साम्यता का सिद्धांत कहेंगे। हम लोगों ने क्या किया कि जब क्षतिपूर्ति की तो एक दुर्घटना हुई, उसमें हानि हुई, क्षति हुई, उस क्षतिपूर्ति को तर्कपूर्ण आधार पर हम लोगों ने लोगों को प्रदान किया और एक समानता लेके आ गए, एक साम्यता की स्थिति को हम लोगों ने बना लिया। इसी को हम लोग इक्विटी का सिद्धांत कहते हैं, द थ्योरी ऑफ इक्विटी रखते हैं। क्लियर है ये चीज? यस सर। बाकी सब लोगों को? यस सर। ठीक है ना? अब देखो ये निर्णय दिया किसने? न्यायाधीश ने दिया ना। ये कानून में तो कहीं नहीं लिखा कि किसको कितना दिया जाना चाहिए। क्या आईपीसी में, सीआरपीसी में या किसी और लॉ में लिखा है कि इतनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, क्षतिपूर्ति की राशि ये होगी? नहीं, ये प्रक्रिया भी लिखी हुई होगी, या होगी तो वो भी बहुत ज्यादा एलाबोरेटेड नहीं होगी। जज अपने हिसाब से इस चीज को डिफाइन कर लेगा। तो ये साम्यता का सिद्धांत है। जहां कानून मौन हो, वहां जब न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर क्षतिपूर्ति या कोई निर्णय देता है तब वो साम्यता के सिद्धांत का पालन कर रहा होता है। इसलिए विधि का स्रोत साम्यता का सिद्धांत भी है। नेक्स्ट इसी में लिखना आप विधि निर्माण। अगला है और लास्ट है ये विधि निर्माण। सर जी गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड लेकिन मॉर्निंग। सर आईपीसी में तो और सीआरपीसी में तो डिफाइन किया जाता है कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन होंगे वो इतनी साल तक की सजा या इतना कंपनसेशन दे सकते हैं। ऐसे ही सर सीनियर डिवीजन होते हैं, ऐसे ही फिर एडीजे होते हैं, ऐसे ही फिर डीजे होते हैं कि इतनी पर्टिकुलर सजा और इतना फाइन दे सकते हैं। तो सर वो तो डिफाइन है ना। आप इसको ना बड़े छोटे में आप देख रहे हो। छोटे में आप इसको इसलिए देख रहे हो, हम लोग पूरी विधि की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल लॉ की में कॉम्पनसेशन। तो मैंने आपको एक केवल एग्जांपल दिया। जिस सर लॉ तो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वो बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो साम्यता के सिद्धांत पर आधारित है। क्षतिपूर्ति का नियम वो साम्यता के सिद्धांत पर आधारित है। जब सीआरपीसी में जो वो उन्होंने लिखा, जो प्रक्रिया निर्धारित की, वो प्रक्रिया ही साम्यता के सिद्धांत पर आधारित है। वो कहां से आई प्रक्रिया? लॉ से सर। वो लॉ, जब वो लॉ बनाया होगा तब किस चीज का, किस किस सिद्धांत को उन्होंने फॉलो किया होगा? इक्वालिटी को, इक्विटी के सिद्धांत को। मैं यही केवल आपको बताना चाह रहा हूं। आपका जो प्रोसीजर में देखो, प्रोसीजर चलिए हमारे यहाँ तो है मान लीजिए, लेकिन बहुत सारे देश है जहां पर इतनी बड़ी चीजें नहीं है विधि में। हमारे यहाँ विधि की ये समस्या भी है कि विधि इतनी ज्यादा है
और इतनी ज्यादा है और लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को विधि के बारे में बताया ही नहीं जाता। एक विधि बड़ी बहुत है, लेकिन उन देशों में आप देखिए जहां पर विधि मौन है, यहां पर साम्यता के सिद्धांत का न्यायाधीश वहां पालन करेगा जहां विधि मौन है। हमारे यहाँ जहां प्रोसीजर में बता दिया गया, ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरी एक और मुझे आप इसमें इसको यहां पर भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्षतिपूर्ति के मामले ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अगर प्रोसीजर आईपीसी सीआरपीसी अगर पूरी तरीके से क्षतिपूर्ति को डिफाइन कर पा रही होती तो वो मामलों का सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मतलब ही नहीं था। वो तो लोअर कोर्ट में ही डिसाइड हो गए होते और लोग उसमें न्याय से अभिभूत हो गए होते कि हाँ हमारे साथ न्याय हो गया। बहुत सारे मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जैसे वो एक दिल्ली में एक बड़ा फेमस मामला था जिसमें शायद वो अंसल नाम का या कोई हॉल था, पिक्चर हॉल, जिसमें बॉर्डर एक मूवी चल रही थी, उसमें आग लग गई पर्दे पर, और मूवी के दौरान ही, चलती हुई मूवी के दौरान ही, और उसमें लगभग 450 या 500 के आसपास लोग जल के मर गए। जिस हॉल का जो हॉल का जो मालिक था उसके ऊपर केस दर्ज हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया और बाद में कॉम्पनसेट किया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसीजरल लॉ है वो जिस सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं उसे हम लोग साम्यता का सिद्धांत कहते हैं। आप केवल प्रोसीजरल लॉ को देख रहे हो, प्रोसीजरल लॉ के पीछे छिपी हुई बात को देखो ना, तब पता चलेगा वो। इसीलिए यहां मैंने बताया, सबसे पहला ही सेंटेंस लिखा हुआ है कि जहां विधि मौन है। विवेक का निर्णय कहां होगा? जहां विधि चुप है। जहां विधि ही कह रही है वहां एक अलग बात है। तो जी ये सर। इसमें 2-3 चीजें आपको देखनी पर पड़ेगी। ये सब कुछ ना टॉर्ट में आता है, कंपनसेशन वाले सारे मैटर जो आपने अभी बताया वो भी। लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी जो लॉ हैं ये जनरली इक्विटी के सिद्धांत के ऊपर ही काम करते हैं, थ्योरी वहीं से जनरेट होती है। नेक्स्ट इसमें आप लिखिए विधि निर्माण या लेजिस्लेशन। आप लोग जिस बात तक अभी तक वाकिफ थे वो यही बात थी कि विधि का जो स्रोत है, मतलब जो कानून है, वो है जिसे संसद बना दे या विधायिका बना दे, या कह सकते हैं तो राज्य बना दे। ये केवल एक वही भाग है। तो अभी तक 5 से हम लोगों को नहीं पता था, 5 के बारे में, केवल इस छठे के बारे में पता था। तो ये तो आसान ही है, आप इसे लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज है, यहां पर विधि क्या है? तो विधि वो है जिसका निर्माण राज्य करे। राज्य अगर जनतंत्रात्मक है या लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो विधि का निर्माण लोग करेंगे। विधि का निर्माण इसलिए जन इच्छा पर आधारित होगा। पॉपुलर विल कहते हैं जन इच्छा को, यानी जनता क्या चाहती है इसके ऊपर विधि का निर्माण किया जाएगा। जो जनता चाहती है अपनी भलाई के लिए, उसे विधि के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब लोकतांत्रिक देशों में जो विधि होती है वो क्या होती है? जनता की इच्छा होती है। पॉपुलर विल से उसे डिनोट करते हैं। राज्य क्या करता है? जनता की इच्छा का सम्मान करता है और उसी के अकॉर्डिंग एक लॉ का निर्माण कर देता है। ये विधि निर्माण है, ये कानून का एक मूल स्रोत है सामान्यतः जनतांत्रिक देशों में। जहां लेकिन राजतंत्र है या अलग तरीके का लोकतंत्र, जैसे समाजवादी लोकतंत्र, समाजवादी देशों में लोकतंत्र, वहां पर विधि निर्माण जनता की इच्छा तो होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। समाजवादी देशों में इसीलिए जो लोकतंत्र है वो सीमित लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से भी उसे जानते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी उसे जानते हैं। ठीक है, जैसे
हमारे यहाँ पर हर वर्ष चुनाव होंगे या 5वें वर्ष चुनाव होंगे और लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों को हम लोग चुन लेंगे। वो जनप्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर कानून बनाएंगे, वो विधि हो जाएगी। ये हुआ सामान्यतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि हर 5वें वर्ष हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को बदलेंगे। जबकि समाजवादी लोकतांत्रिक देशों में चुनाव की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती, वहां पर चुनाव भी इंटरनली हो जाता है। जो समाजवादी पार्टी होगी उसी के अंतर्गत चुनाव होगा, गांव के लेवल से शहर के लेवल पर, गांव के लेवल से जिले के लेवल पर, पहले ब्लॉक पर, फिर जिले पर, और फिर प्रदेश पर, और फिर सेंटर पर। इस तरीके से पार्टियों की यूनिट्स हैं। एक ही पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी यूनिट है, उसकी इकाई है, तो लोगों का चुनाव उसी के अंतर्गत हो जाता है। कोई सदस्य पहले समाजवादी दल का सदस्य बनेगा, कोई व्यक्ति, बाद में उसका मेंबर रहेगा, चुनाव में भाग लेगा, खड़ा भी होगा चुनाव में, वहीं पर जीत भी जाएगा, और फिर ऊपर फिर ऊपर ऊपर ऐसे चल के। तो ये जनरली इनडायरेक्ट है, फिर कानून वही बनाते हैं। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, और एक मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में भी उसे नहीं माना जाता, जो कि समाजवादी देशों में हमें देखने को मिलता है। तो आप इसमें अगला हेडिंग लिखिए, विधि निर्माण, और इसमें लिखना पहला पॉइंट, सामान्यतः देशों में विधि निर्माण विधियों का प्रगटतम रूप है। विधियों का प्रगटतम रूप है। प्रगटतम रूप माने कि विधि के रूप में ही लोगों की जो इच्छा है वो प्रस्तुत होती है। प्रगटतम रूप है यानी सामने आता है। जनरली इन वेरियस नेशंस या इन मैनी नेशंस, बल्कि मोस्ट ऑफ द नेशन लिखे, जनरली इन मोस्ट ऑफ द नेशंस legislation is the conceptual aspect of law. Conceptual aspect of law. लोकतांत्रिक देशों में विधि निर्माण जनता की इच्छा का प्रकटीकरण है। जनता की इच्छा का प्रकटीकरण है। इन डेमोक्रेटिक नेशंस, legislation represent the popular will. Legislation represent the popular will. यह जनता की इच्छा ही राज्य द्वारा विधि के रूप में प्रस्तुत होती है। This popular will generally represented by state in the form of law. ठीक है, अब इसमें एक नोट लिखना। मुझे ये बताइए जरा सोच के, विधि का आकार लगातार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देशों में, भारत का ही, चलो आप भारत का ही उदाहरण ले लो, बाकी दुनिया को तो छोड़ो। देशों में विधि का आकार बढ़ रहा है लॉ का या घट रहा है? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। दूसरी बात बताइए, अगर विधि का आकार बढ़ रहा है तो क्या समाज में एक नैतिक प्रगति है या नैतिक अधोगामिता है? मॉरल प्रोग्रेस है या मॉरल डिग्रेडेशन है? सर मोरल डिग्रेडेशन है।
मॉरल डिग्रेडेशन क्यों है? सर मतलब चीजों को सोचने समझने की शक्ति कम होती जा रही है, मतलब कानून ज्यादा जरूरी हो गया है आज की डेट में, ऐसा कुछ। हाँ, सोचने समझने का तो खैर क्या, लेकिन इसमें हम लोग ये कहेंगे कि चूंकि विधि समाज में व्यवस्था का निर्माण करने के लिए बनाई जाती है, समाज में व्यवस्था का संकट होगा तभी विधि बनेगी, और समाज में व्यवस्था का संकट तब होगा जब समाज में नैतिक संकट की स्थिति हो। चूंकि समाज में एक मॉरल क्राइसिस की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, इसलिए विधि का आकार भी बढ़ रहा है, सरकार विधियों का निर्माण कर रही है, और बढ़ता विधि का आकार किसी भी समाज की नैतिक प्रगति के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि विधि का आकार जितना बड़ा होगा, लोग उतने ही विधि से अनभिज्ञ होते चले जाएंगे, उनको विधि के बारे में उतना ही अज्ञान होता चला जाएगा, विधि के बारे में उतनी जानकारी कम होती चली जाएगी, और ऐसे में एक और संकट की स्थिति बनेगी समाज में। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस विधि के अंतर्गत रह रहे हैं, उस विधि के बारे में ही हमें नहीं पता। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सीआरपीसी आईपीसी 1860 से है। मुझे ये बताइए, वकीलों के अलावा कितने लोग सीआरपीसी का एक सेक्शन भी जानते हैं, या आईपीसी के एक सेक्शन के बारे में भी पता है, या रोज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लोगों के बीच में, कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पालन करते हैं? एक भी नहीं। वकीलों के अलावा और कौन जानता है? इससे जनरली ये होगा कि समाज में अज्ञानता बढ़ेगी, और एक वर्ग केवल दूसरे वर्ग का शोषण करेगा कानून के आधार पर, अपने कानून के ज्ञान के आधार पर। यह सामान्यतः देखने को मिलता कचहरी में। आप कोर्ट में चले जाइए, वहां पर अज्ञानता के आधार पर ही लोगों को अपनी तरीके से मेंड करने का लोग काम करते हैं। तो अगर विधि का आकार बढ़ता चला जाएगा तो सामान्यतः वो समाज की नैतिक प्रगति के लिए भी अच्छा नहीं होता। कुल मिलाकर यही नोट में हमें लिखना है। ठीक है, तो आप लिखिए, हाल ही के समय में विधि के आकार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। रिसेंटली द साइज ऑफ लॉ increased recently, जो कि समाज में एक नैतिक संकट को प्रदर्शित करता है, जो कि समाज में एक नैतिक संकट को प्रदर्शित करता है, एंड विच टोल्ड अबाउट मोरल क्राइसिस इन सोसाइटी। विधि का बढ़ता आकार विधि का बढ़ता आकार सामान्यतः अन्याय की भावना में भी वृद्धि करता है। अन्याय की भावना में भी वृद्धि करता है, एंड जनरली द इंक्रीजिंग साइज ऑफ लॉ inflate the concept of injustice in society. चूंकि अब क्यों करता है ये लिख लेंगे, चूंकि विधि का बढ़ता आकार विधि के संबंध में अनभिज्ञता को बढ़ाता है। विधि के संबंध में अनभिज्ञता को बढ़ाता है, बिकॉज द इंक्रीजिंग साइज ऑफ लॉ
also increases the unawareness about law. Also increases the unawareness about law. ठीक है, ये हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। विधि निर्माण, ये हॉलैंड ने 6 तत्व अपने जो पुस्तक है उनकी एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये 6 तत्व बताए उन्होंने कानून के, ये स्रोत है। अब मुझे बताइए कि 6 के 6 क्लियर हैं? जी सर। ये हमारा कंप्लीट हो गया न्याय, उसकी संकल्पना। हम लोगों ने विधि को देख लिया, जनरली लॉ क्या है। अब एक अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे जो कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, विधि का शासन। न केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन से बल्कि राजनीतिक प्रणालियों से भी जुड़ा हुआ है। विभिन्न देशों में जहां संवैधानिक प्रणालियां हैं या कानून लिखित रूप में या अव्यक्त रूप में है, वहां भी विधि के शासन के अंतर्गत ही सब व्यक्ति गवर्न होते हैं। तो आप अगला इसमें हेडिंग है, नया टॉपिक है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये देखते हैं, ठीक है। देखो, विधि के शासन की कुछ मूलभूत बातें हैं। रूल ऑफ लॉ का एक जनरल मीनिंग ये है कि सब लोग एक कानून के अंतर्गत शासित होंगे। जब एक कानून के अंतर्गत शासित होंगे तो इसका मतलब यह भी हुआ कि कानून सब लोगों के लिए समान होगा, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ उसके अंतर्गत होगी। हाँ या ना, बताइए ये बात। यस सर। दूसरी चीज, विधि के शासन में इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गई, और जिस विधि से लोग गवर्न हो रहे हैं वो विधि कैसी होनी चाहिए? तर्कपूर्ण होनी चाहिए। हम लोगों ने पीछे देखा कि विधि कोई भी कैसी होनी चाहिए? तर्कपूर्ण होनी चाहिए। तो विधि के शासन के अंतर्गत जो विधि है, जो लॉ है, वो कैसी हो? रेशनल हो। तो तीसरी कॉन्सेप्ट क्या निकली कि विधि के शासन में जो विधि होगी वो तर्कपूर्ण होगी। यानी जो लॉ होगा, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, एक जो लॉ होगा वो रेशनैलिटी के ऊपर बेस्ड होगा। क्लियर है ये बात? बताओ। यस सर। यस सर। किसको क्लियर नहीं है वो बताओ। ये 2-3 बातें क्लियर हुई नहीं? सर थोड़ी थोड़ी हुई है। देखो, फिर से समझो। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन में की जो संकल्पना है, इसका मतलब क्या है कि सब लोग कानून के द्वारा शासित होंगे। ये बात सही है। जब सब लोगों के ऊपर कानून का शासन होगा, विधि का शासन होगा, तो इसका मतलब कानून सब लोगों के लिए समान होगा। हाँ या नहीं? जी सर। अब कानून सब लोगों के लिए समान का क्या मतलब है? कानून के समक्ष समता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब विधि के शासन में क्या छुपा हुआ है? इक्वालिटी बिफोर लॉ छुपा हुआ है? नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है। अब मान लो विधि, अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। मान लो विधि 2 तरीके की हो सकती है। एक विधि वो है जो लिखी गई है, एक विधि वो है जो अलिखित है। जो विधि लिखी गई है वो विधि कैसी होगी? तर्कपूर्ण होगी या नहीं होगी? जी सर। इसलिए विधि के शासन में जो विधि शब्द है
वो इस बात को इंगित करता है कि जो लॉ होगा वो रेशनल होगा, ये रेशनैलिटी के ऊपर बेस्ड होगा, तर्कपूर्ण होगा। यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ तो होगी ही, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी रेशनल होगी। तीसरी बात, जब तर्कपूर्ण विधि होगी, बुद्धि के आधार पर विवेक से विधि बनाई जा रही होगी, तो क्या वो आर्बिट्रेरी हो सकती है, मनमानी हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती ना मनमानी। इसका मतलब विधि कैसी होनी चाहिए? अनआर्बिट्रेरी भी होनी चाहिए। जब वो रेशनल होगी तब वो अनआर्बिट्रेरी भी होगी। इसलिए विधि के शासन में विधि कैसी होगी? रेशनल होगी, और वहां पर आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, मनमानापन नहीं होगा। और तीसरी चीज, सिद्धांतों में मान लीजिए लोग विधि का शासन के अंतर्गत हैं और विधि का उल्लंघन हो गया, तो किसी व्यक्ति को दंड भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि विधि जो है वो सब लोगों ने मिलकर बनाई, एक व्यवस्था विधि से बनी, समानता की व्यवस्था है। किसी व्यक्ति ने अगर उसका उल्लंघन किया तो उसे दंड मिलेगा। दंड की प्रक्रिया में भी मनमानी व्यवस्था नहीं होगी, आर्बिट्रेरीनेस नहीं चलेगी, वो भी दंड की प्रक्रिया भी रेशनल होगी। सब लोगों को जो दंड है वो समान मिलेगा। और विधि के उल्लंघन के सिवाय, यानी जब तक कोई व्यक्ति किसी विधि का उल्लंघन ना कर दे, इसके सिवाय उसे दंडित नहीं किया जा सकता। A person could not be punished until unless he could violate the law. अगर उसने लॉ का उल्लंघन नहीं किया है तब कोई भी विधि उसे दंडित नहीं करेगी। ये 4-5 बातें विधि के शासन में आती या कर सकती है, बताइए? नो सर। विधि का शासन में यही सिद्धांत हैं जो मैंने आपको बताए, अभी 4-5 का डिफाइन किया। ये केवल एक कॉन्सेप्ट से आते हैं। क्या इसे मैं आपको फिर समझाऊं या समझ में आ गया? सर क्लियर है। अगर आपने ये रूल ऑफ लॉ यहां से समझा तो आपको आर्टिकल 14, 19 और 21 एकदम क्लियर हो जाएंगे। गोल्डन ट्राइंगल जिन्हें हम लोग कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है, चलूं आगे, लिखवा दूं ये बात? जी सर। पहले इसे लिखो, फिर मैं रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। आई कहां से? डाइसी ने इसे कैसे रखा? रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट अलग अलग कैसे हो सकती है? यानी 2 तरीके के संविधान हैं। देखो, 2 तरीके की विधि हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। यानी एक लिखित रूप में विधि इन रिटन और एक अनलिखित, अलिखित, अनरिटन। जब विधि लिखित है तब तो बात आसान है, लेकिन जब विधि अलिखित हो, यानी ऐसी हो जैसा इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन, वहां लिखित ही नहीं है, तब क्या स्थिति हो? तो डाइसी ने उसको फिर आगे डिफाइन किया है। तो पहले तो हम लोग विधि का शासन और इस शब्द को समझेंगे, जो अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग लेवल पर उसके बारे में बातें कही, मूल सिद्धांतों को समझेंगे, लिख लेंगे, और इसके बाद फिर डाइसी की संकल्पना को देखेंगे जो विधि के शासन की उसने डेफिनेशन वगैरह दी। तो सबसे पहला आप लिखिए इसमें विधि का शासन। इसमें लिखना, सामान्यतः विधि के शासन का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति केवल विधि के माध्यम से शासित होगा। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति केवल विधि के माध्यम से शासित होगा। द रूल ऑफ लॉ is the concept
in which every person would be governed by a law. विधि के शासन में, या विधि के शासन के, लिखिए, विधि के शासन के मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। विधि के शासन के मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ आर एज फॉलोज। पहला लिखना। अब देखो, विधि के शासन सबके ऊपर लागू होगा, विधि के शासन से ही सब गवर्न होंगे, तो ये इनहेरिट है, ये उसके अंदर छुपी हुई बात है कि विधि सबके लिए समान होगी। तो पहला इसमें लिखना, विधि के समक्ष समता का सिद्धांत, विधि के समक्ष समता का सिद्धांत। द इक्वालिटी बिफोर लॉ, द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक हो गया। दूसरा, कोई भी व्यक्ति विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता, दंडित नहीं किया जा सकता। नो पर्सन could be punished unless the violation of rule of law, the violation of rule of law। तीसरा लिखिए, इसका मतलब आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, मनमानी, जो मनमानापन नहीं चलेगा। मनमानापन इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि विधि का शासन है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या विधि का शासन जब मनमानेपन को रोक रहा है, आर्बिट्रेरीनेस को रोक रहा है, तो क्या ये सीमित सरकार की तरफ इंगित नहीं करता? क्या इसका नोटेशन लिमिटेड गवर्नमेंट की तरफ नहीं है? बताइए, विधि का शासन लिमिटेड गवर्नमेंट को नहीं बताता क्या? सीमित सरकार की कॉन्सेप्ट को नहीं बताता? बताइए। जी सर, इससे लगता तो यही है, अगर मनमानेपन से नहीं होगा तो वो सीमित सरकार की तरफ करता है। देखो, मान लीजिए रूल से हम लोग शासित हो रहे हैं, तो कोई जो सरकार है वो रूल के हिसाब से ही तो हमें गवर्न करेगी, हाँ या ना? जी सर। यस सर। इसका मतलब मनमाने तरीके से सरकार गवर्न नहीं कर सकती। इसका मतलब सरकार स्वेच्छाचारिता नहीं हो सकती सरकार के अंतर्गत। जब सरकार विधि के शासन से ही हमें गवर्न करेगी, इसका मतलब सरकार कैसी हो गई? सीमित। जी सर। जी सर। विधि के शासन में छिपा हुआ है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। जब लिमिटेड गवर्नमेंट है, सरकार को सीमित कर दिया गया विधि के द्वारा, तो क्या उस विधि में लोगों के मौलिक अधिकार डिफाइन नहीं होंगे? विधि का शासन लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं कर रहा होगा? जी सर। इसका मतलब विधि के शासन में मौलिक अधिकार भी शामिल होंगे, नहीं होंगे? जी सर, होंगे। और देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए टेरिटरी वगैरह डिफाइन सब करने के बाद सबसे पहले मौलिक अधिकार ही डिफाइन किए गए। पहले आर्टिकल्स को अगर आप छोड़ दो 11 तक, जो कि सामान्य वो आर्टिकल हैं जो भारत के बारे में बताते हैं, कौन नागरिक होंगे, कौन क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, ये सब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले सरकार से भी पहले मौलिक अधिकार बताए नहीं बताए,
और मौलिक अधिकारों को 13 से रखा गया, 12 में भी 13 में स्टेट को डिफाइन कर दिया और पहले राज्य को डिफाइन कर दिया, नहीं कर दिया? जी सर। और राज्य के ऊपर सीमाएं लगा दी। 12 में अगर राज्य को डिफाइन करेंगे तो राज्य के ऊपर सीमा लग गई नहीं? और देखो वहां राज्य की डेफिनेशन कितनी इलाबोरेट करके की है सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि लोगों के राइट्स को वायलेट कौन करेगा? राज्य वायलेट करेगा। तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने इसीलिए राज्य को बता दिया कि क्या है, जिससे वो ना कर पाए। इसका मतलब चूंकि फ्रेमर्स विधि के शासन को लागू कर रहे थे और विधि का शासन एक सीमित सरकार की तरफ इंगित करता है, तो विधि का शासन सबसे पहले तो ये बताएगा कि सरकार क्या है और फिर ये बताएगा कि सरकार को किस दायरे में काम करना है। और वो दायरा क्या है? लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए वो सबसे पहले सरकार को बताएगा और फिर मौलिक अधिकारों को बताएगा, और इन मौलिक अधिकारों को फिर वो प्रोटेक्ट कर देगा। यही किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले सरकार को बताया गया और फिर मौलिक अधिकार डिफाइन कर दिए गए। यही हुआ ना? इसीलिए हमारे यहाँ विधि का शासन है नहीं। कोई कहे विधि का शासन, न केवल संविधान में इसकी व्याख्या की गई बल्कि ये इन कॉन्सेप्ट भी है, संकल्पना में भी वो शामिल है। तो क्या लिखा था दूसरा? तीसरा लिखिए, विधि के शासन के अंतर्गत विधि के शासन के अंतर्गत आर्बिट्रेरीनेस, आप वर्ड हिंदी में भी आर्बिट्रेरीनेस ही लिखिए। आर्बिट्रेरीनेस, विधि के शासन के अंतर्गत आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी। अंडर रूल ऑफ लॉ there would be no arbitrariness. ARBITRARYNESS होगा arbitrariness। ठीक है? जब arbitrariness नहीं होगी तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसका मतलब क्या है? सीमित सरकार हो गया ना, तो इसका ब्रैकेट में लिखिए सीमित सरकार या लिमिटेड गवर्नमेंट। ये छुपा हुआ है, इनहेरिट है। विधि के शासन का एक दूसरा मतलब भी है सीमित सरकार। चाहे इस बात को आप लिख लीजिए, ये एक्चुअली यूपीएससी में पूछ लिया था उन्होंने प्रीलिमिनरी में कि विधि के शासन से क्या मतलब है रूल ऑफ लॉ से, तो वहां उन्होंने दिया हुआ था लिमिटेड गवर्नमेंट, वही उसका आंसर। तो आप इसमें लिख लीजिए यहां पर ब्रैकेट में, विधि के शासन का अर्थ सीमित सरकार से है। The meaning of rule of law is also the limited with the limited government, ठीक है? अब इसमें अगला लिखिए, चौथा होगा शायद। देखो विधि कैसी हो, तो प्राकृतिक विधि होनी चाहिए। और प्राकृतिक विधि कौन सी विधि होती है? जो तर्कपूर्ण हो, जो विवेक के ऊपर आधारित हो। लोग तभी तो शासित होंगे, तभी तो अनआर्बिट्रेरीनेस होगी वहां पर। तो चौथा इसमें लिखिए, तर्कपूर्ण विधि का शासन, द रूल बाय रेशनल लॉ। और पांचवा लिखिए, देखो जब रूल रेशनल है तो क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जा सकता है? अतीत काल के, पूर्व काल के प्रभाव से लागू किया जा सकता है कोई कानून? एग्जाम्पल, नो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए भारत में आज कोई कानून नहीं है,
और जो कानून नहीं है उसके अंतर्गत उसका उल्लंघन करना अपराध नहीं है। जैसे बहुविवाह से 100 साल या 150 साल पहले अपराध नहीं था, आज वो अपराध है। किसी व्यक्ति ने 2 या 3 दिन पहले बहुविवाह कर लिया, आज कानून ये बन गया कि आज से बहुविवाह करना अपराध है, तो उस कानून को 4 या 5 दिन पहले से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून विधि आज बनी, इसलिए आज के बाद उल्लंघन करने वाले जो व्यक्ति होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। इसलिए किसी भी विधि को पूर्व काल से लागू नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई विधि लागू नहीं हो सकती, ये रेशनल लॉ का नियम है, तर्कपूर्ण विधि के अंतर्गत ये आता है। क्लियर है बात? जी सर। तो सर जिसने 2 शादी करी हो और अगले ही दिन कानून बन गया होगा, उसके तो मजे आ गए। नहीं, मजे तो नहीं आए। 2 शादी ठीक है करना सर। और फिर मजे तो, फिर समस्याएं भी तो बढ़ेंगी ना उसके लिए। चलिए खैर, सर इसमें ये आप कहने लिखिए। की बात है, कहने की बात है, पहले तो शुरू शुरू में शौक शौक में कर लेते हैं, फिर पछताते हैं। चलिए इसमें आप नेक्स्ट लिखिए, जो लास्ट है। कोई भी विधि पूर्व काल के प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती। कोई भी तर्कपूर्ण विधि, विधि में तर्कपूर्ण और वर्ड जोड़ दीजिए, कोई भी तर्कपूर्ण विधि पूर्व काल के प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती। एनी लॉ कुड नॉट बी हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हैव, बल्कि हैव नहीं, हैज होगा। एनी लॉ कुड नॉट हैज द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। साफ है? अब मुझे यहां से लॉ वाले बताएं। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा। जितने भी मामले आपको सर ने लिखवाए केस लॉ, क्या उसमें विधि के शासन के यही सब सिद्धांत नहीं कहे सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, 19, 21 जितनों को भी सुप्रीम कोर्ट ने, उनके फेमस फेमस केस लॉज थे जिनमें उसने विधि के शासन की व्याख्या की। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सिद्धांतों को आधार नहीं बनाया? सर अभी पढ़ेंगे हम ये सब। अच्छा, हर्ष तुम बताओ। हर्ष जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। क्या यही सर सब अभी तो मामले है ना? सर मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ सर कॉन्स्टिट्यूशन सर से ही। अरे वाह। तो अभी क्या सर, क्या चल रहा है वहां? फंडामेंटल राइट्स? सर सर कल ही अभी स्टार्ट हुआ है। हुई ना, कल से ही। अच्छा, तो जब फंडामेंटल राइट्स आए तब आप इन मामलों को सबको देखना, यही आएंगे सब। सुप्रीम कोर्ट अपने पहला व्याख्या, तो ये 14 में दे रखा है विधि के समान क्षमता, हाँ ये 19 में दे रखा है सेकंड वाला। हाँ, ममता जी ने पढ़ा है देखो। और आपको 21 में भी जब प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ मिलेगा ना, तो वहां पर जब आप ड्यू प्रोसीजर की या ड्यू प्रोसेस की बात करोगे, या लीगल प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की भी अगर वहां बात होगी, तो यही बातें होंगी सब। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग मामलों में सब यही कहा। तो अब आपको केस लॉ समझने में समस्या नहीं होगी, तुरंत से केस लॉ एकदम समझ में आएगा। बस नाम सा आपको देखना पड़ेगा एक बार, तुरंत आपको आ जाएगा कि हाँ ये था। ये 4-5 सिद्धांत हैं जो रूल ऑफ लॉ के से संबंधित है। और
सीमित गवर्नमेंट में जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट की मैंने वहां बात की, तो उसमें यह भी आ जाता है कि इसका मतलब जब सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी तो वो विधि के अंतर्गत ही करेगी, विधि के बाहर नहीं करेगी। तो यहां पर नोट में एक चीज ये भी आप लिख लीजिए, सीमित सरकार के अंतर्गत यह भी शामिल है कि सीमित सरकार के अंतर्गत यह भी शामिल है कि राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग विधि के अंतर्गत ही करेगा। राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग विधि के अंतर्गत ही करेगा। लिमिटेड गवर्नमेंट, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, in the concept of limited government, it is also inherited that government would use its force only under the concept of rule of law। ठीक है, अब आप इसमें अगले पॉइंट से लिखना। ये यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। लिखना क्या, पहले तो इसे समझो। डाइसी ने विधि के शासन को सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश की, और ये जनरली जब डाइसी वहां पर आए, मतलब डाइसी का जन्म 1835-35 के आसपास हुआ, तो जब ये शिक्षा अपनी ले रहे थे उस समय उपयोगितावाद और यूटिलिटेरियनिज्म की वहां थ्योरी वो बड़े स्तर पे थी। इंग्लैंड में सुधार भी हो रहे थे। उपयोगितावाद ने विधि के शासन को बड़े लेवल पर इलाबोरेट किया, और आप देखो इसीलिए 1833 के एक्ट में हमारे यहाँ विधि के शासन की बात की गई थी, 1833 के चार्टर एक्ट में। इसलिए डाइसी ने आगे चल के विधि के शासन को बड़े लेवल पर डिफाइन किया। अमेरिका में जब डाइसी का जन्म हुआ तो दो तरीके के, या जब वो आगे बढ़े तो दो तरीके की विधियां, उनको दो तरीके के शासन देखने को मिले विधि के शासन के अंतर्गत। एक लिखित विधि के द्वारा शासन हो रहा था अमेरिका में, बाद में फ्रांस में भी लिखित संविधान बना, कनाडा में भी उसी तरीके का संविधान बनाया गया, और एक तरफ ब्रिटेन में अलिखित विधियों के माध्यम से हो रहा था शासन, क्योंकि वहां पार्लियामेंट सुप्रीम थी, जो पार्लियामेंट कहे वही विधि है। अब चूंकि डाइसी इंग्लैंड में थे तो यहां पर विधि के शासन की व्याख्या करनी थी। इसलिए विधि के शासन के अंतर्गत उन्होंने दो तीन बातें रखी। उन्होंने कहा जब कोई, जहां पर विधि मौन हो, मतलब जहां पर संविधान नहीं है, जहां पर संसद जो कहे वो विधि है, वहां विधि बनाते हुए संसद को दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही कही उन्होंने बातें। एक उन्होंने क्या कहा, कानून के समक्ष क्षमता होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये विधि के शासन का मूल है, और वो तर्कपूर्ण होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तीसरी उन्होंने ये बात कही कि जो विधि है वो अनआर्बिट्रेरी हो। ये तीन बातें रूल ऑफ लॉ में उन्होंने बताई। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। शासन की, रूल ऑफ लॉ की ब्रिटेन की कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, जो ये बताता है कि समाज में चाहे कोई एलिट टाइप का पर्सन है, यानी प्रिविलेज्ड पर्सन है, जिसको खूब अधिकार दिए गए हैं, खासदार व्यक्ति है कोई, वो भी उसी विधि से शासित होगा,
विधि के उल्लंघन पर उसी भी समान दंड मिलेगा जैसे कि किसी आमदार व्यक्ति को या एक सामान्य व्यक्ति को। खासदार और आमदार दोनों समान होंगे। विधि के समक्ष समानता की ये कॉन्सेप्ट है। ये इंग्लैंड के संविधान से या इंग्लैंड की जो कॉन्सेप्ट है वहां से ली गई। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा तर्कपूर्ण होनी चाहिए, विधि के समक्ष समानता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो रेशनल होनी चाहिए। इसका मतलब इक्वालिटी विद इन इक्वल्स होना चाहिए, समानों में ही समानता हो। इक्वालिटी विद इन इक्वल्स की जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। हमारे संविधान में भी इसको रखा गया और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत शामिल की गई। भारतीय संविधान में विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन रूल ऑफ लॉ से ली गई है, जिसके अंतर्गत ये शामिल है कि जो समानों में समानता हो, समानता जो होगी वो समानों में ही होगी। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन दो आधारों पर देखा गया, विधि का शासन दो आधारों पर है, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक इक्वालिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो ये आधार है। बाकी मैंने आपको बताई दिया, रेशनल होगी, अनआर्बिट्रेरीनेस उसमें के अंतर्गत होगी। तीसरी चीज, हम लोग जिससे डाइसी की बात से हम लोग सहमत नहीं है, यानी भारतीय संविधान में डाइसी की जिस संकल्पना को शामिल नहीं किया गया रूल ऑफ लॉ में, वो क्या है। डाइसी की एक तीसरी कॉन्सेप्ट इसमें यह भी है, एक तो हो गई इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक हो गई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बाकी जो मैंने ऊपर बताई हैं ये सब है। एक तीसरी चीज ये है, डाइसी ने यह कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लिखित विधियां हैं वो व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों का रिजल्टेंट है, परिणाम है। व्यक्तियों को अधिकार दे दिए गए थे, व्यक्तियों ने इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी हुए विधि बना ली। राज्य आ गया, विधि सबके ऊपर समान रूप से लागू होने लगी।